हेलो गाइस, देखिए बाबू, पार्ट 1 वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। पार्ट 2 आज फिर बना रहे हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो देखिए आप लोग प्रश्न कर रहा है पहला कि जो कि बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, करा कि मध्यम वर्ग को ही बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है। ठीक है, मध्यम वर्ग को ही क्या कहा जाता है, बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति हुई थी। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप ही जो है बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, देखिए इसके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बुर्जुआ वर्ग किस वर्ग को कहा जाता है, तो मध्यम वर्ग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो मध्यम वर्ग को जो है बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है। मध्यम वर्ग को जो है क्या कहा जा सकता है, बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कर रहा है, तो दूसरा प्रश्न ये है कि असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, ये पूछ रहा है। देखिए औद्योगिकरण के फलस्वरूप शहरों में बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाए गए हैं, जिसमें काम करने वाले मजदूरों को ग्रामीण क्षेत्र से लाया जाता था। माने शहर में क्या होता था कि बड़े बड़े फैक्ट्री लगाया जाता था। ठीक है, और जो काम करने का मजदूर होता था वो गांव से लाया जाता था, यानी ग्रामीण क्षेत्र से लाया जाता था। इन मजदूरों को रहने के लिए कोई खास प्रबंध नहीं किया गया था। इन मजदूर को रहने के लिए कोई खास प्रबंध नहीं किया, यानी लाया तो गया, लेकिन इनको रहने के लिए, खाने के लिए कोई अच्छी तरह से प्रबंध नहीं किया गया, जिसके कारण ये मजदूर फैक्ट्री के आसपास जिसके कारण जो है ये मजदूर जो है फैक्ट्री के आसपास रहने लगे, जहां उनके लिए ना अच्छा पानी, ना बिजली और ना ही सफाई इत्यादि थी। इस प्रकार से असलम पद्धति का या असलम बस्ती भी की शुरुआत थी बच्चों। मैंने इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जो फैक्ट्री बड़े बड़े शहर में लगाए जाते थे, उनका मजदूर जो है गांव से मंगाए जाते थे। ठीक है, वो कहाँ से, गांव से मंगाए थे। लेकिन फैक्ट्री का जो मालिक हुआ करता था, उस मजदूर के लिए ना कोई अच्छा खाना पीना, ना बिजली, ना रहने की सुविधा नहीं दिया जाता था। तो लेकिन मजबूरी में काम करने के मजबूरी में वह जो है मजदूर लोग जो है फैक्ट्री के आसपास ही अपना क्या करता था, मकान बना लेता था। मकान बनाकर रहते थे बच्चों, उसी को कहते थे हम असलम पद्धति की शुरुआत हुई। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न हुआ, इसलिए बता रहे हैं। करा कि गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। मैंने गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। ठीक है, तो गुटेनबर्ग ने जैतून पेरने की मशीन को आधार बनाकर प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया। इस मशीन में लंबा हैंडल होता था, इसमें सांचे का उपयोग कर अक्षरों की धातुओं की आकृति को डाला गया। इस टाइपों को घुमाने की व्यवस्था भी की गई। इस प्रकार की मुद्रण का विकास किया। मैंने क्या आता था इसमें कि प्रिंटिंग प्रेस हो, गुटेनबर्ग में जैतून पेरने की एक मशीन था, उसे बनाकर जो है क्या क्या प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया। इस मशीन में लंबा हैंडल होता था चलाने वाला। ठीक है, जिसे चापाकल में देखते हो चलाने के लंबा हैंडल होता है, उसे चलाने वाला। इसमें सांचे का उपयोग कर अक्षर जो धातु के बने होते थे लिखा हुआ रहता था। आप देखते हैं पत्थरों पर या अच्छा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ रहता था। ठीक है, उसका आकृति में डाल दिया जाता था। उससे जो है इन टाइप को घुमाने की व्यवस्था की गई, और उससे जो मुद्रण यंत्र की क्या विकास और छपाई हो जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते पचमा। करा गुटेनबर्ग कौन था। गुटेनबर्ग कौन था, चलिए देखिए क्या था इसका आंसर, ये देखते हुए गुटेनबर्ग कौन था। करा कि गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी के मेंज नगर में कृषक जमींदार परिवार में हुआ। कृषक माने किसान, एक जमींदार परिवार में हुआ। गुटेनबर्ग ने हैंड प्रेस नामक मुद्रण यंत्र बनाया था, जो ऊपर में आपने पढ़ा भी,
जिससे सुंदर, सस्ता, जल्दी छपाई करना संभव हुआ। वस्तुतः छापाखाना के आविष्कार का श्रेय जो है गुटेनबर्ग को ही जाता है। छापाखाना का श्रेय किसे जाता है? तो गुटेनबर्ग को ही जो है छापाखाना का श्रेय जो है इन्हीं को जाता है। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन क्या बनेगा जी हम बताते हैं। पहले ई बनेगा आपका ऑब्जेक्टिव इसमें कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ जर्मनी में। ठीक, दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि गुटेनबर्ग का जन्म किस नगर में हुआ? तो मेंज नगर में। कहाँ हुआ? मेंज नगर में जन्म हुआ। तीसरा प्रश्न बनेगा ये कि गुटेनबर्ग का जन्म किस परिवार में हुआ? तो गुटेनबर्ग का जन्म जो कृषक परिवार, जमींदार परिवार में, या कृषक परिवार में, किसान परिवार में हुआ था। चौथा प्रश्न ये बनेगा गुटेनबर्ग ने किसके आविष्कार किया था? गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया था? किस यंत्र के? बोल सकते हो गुटेनबर्ग किस यंत्र का आविष्कार किया? तो हैंड प्रेस नामक मुद्रण यंत्र का आविष्कार किया। हैंड प्रेस नामक मुद्रण यंत्र का जो है आविष्कार किया था। ठीक है। पांचवा प्रश्न ये आप कह सकते हो कि जो आप कि छापाखाना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो छापाखाना का श्रेय जो दिया जाता है वह जाता है गुटेनबर्ग को। किसे दिया जाता है? गुटेनबर्ग। छापाखाना का आविष्कार या श्रेय किसने किया है? तो गुटेनबर्ग को ही दिया जाता है। कोई दिक्कत? यहाँ से हम वह ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। क्या करा? संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो वह सभी वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे है भूमि माने जमीन, जल, पानी, पेड़ पौधे इत्यादि, हवा, ये सभी वस्तुएं जो वह है संसाधन कहलाते हैं। बस सिंपल बेस है वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी हो, जो मानव उपयोग करते हैं, वैसे वस्तुओं को हम संसाधन कहते हैं। जैसे हम भूमि का उपयोग करते हैं, जल को उपयोग करते हैं, पेड़ पौधे को उपयोग करते हैं, हवा का उपयोग करते हैं, कोयला का उपयोग करते हैं। ये सभी चीज़ जो हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? वो सभी कहलाते हैं संसाधन। क्या कहलाते हैं? ये सभी हम क्या कहते हैं? संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूसरा, देखिए क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ये प्राकृतिक जो हमें गॉड के द्वारा दिया गया, नहीं भगवान के द्वारा जो मिलते हैं हमें, तो वही करा कि प्राकृतिक संसाधन को हमें संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो देखिए क्या करा कि या अथवा हम बोल सकते हो कि संसाधन संरक्षण का महत्व बताइए। दो प्रश्न इसमें इंक्लूड है, एक या ठीक। वर्तमान समय में संसाधन का अविवेकपूर्ण उपयोग हो रहा है। अविवेकपूर्ण का मतलब अज्ञानी पूर्वक से उपयोग हो रहा है, जिसके कारण संसाधन समाप्ति के कगार पर पहुंच सकता है, माने समाप्त भी संसाधन हो सकता है। ठीक है, अतः इसे करा सतत पोषणीय विकास को बनाए रखने के लिए, माने सतत पोषणीय विकास को आगे उस समान को हमें बचाए रखने के लिए क्या करना है? इसके लिए इन्हें संरक्षण देना आवश्यक, यानी संसाधन को संरक्षण देना आवश्यक है, यानी उन्हें बचा के रखना हमें आवश्यक। जैसे देखिए क्या है कि प्रकृति की वस्तुओं को दोहन हो रहा है, जिसे दोहन भी कर सकते हैं। जैसे अब बेस पानी है, पानी का उपयोग अगर 1 लीटर करना तो पानी को बर्बादी 10 लीटर किया जा रहा है। ठीक है, मैंने कोयला का उपयोग कितना करना, उपयोग कितना किया जा रहा है। तो सीमित जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो सभी सीमित है। ठीक है, लेकिन उसका जो उपयोग अगर गलत तरीके से करिएगा, करना कितना करे कितना, तो एक दिन वो क्या होगा? वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। वो एक दिन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन जब समाप्त हो जाएगा तो दिक्कत तो होगा, इसलिए उसको संरक्षण करना, उसे बचा कर रखना हमें बहुत ज़रूरी है, ताकि भविष्य में हमें काम दे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा तीसरा नंबर क्या जी, देखिए तीसरा कह रहा है कि पवन आपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? पवन आपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी? तो पवन आपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है।
यह कृषि फसलों के बीच घास की पट्टियाँ विकसित की जाती है और करकट उसे लगाया जाता है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में जो है पट्टिका कृषि का उपयोग किया जाता है। ठीक, यह कृषि कृषि फसलों के बीच घास की पट्टियाँ भी फसल के बीच जो है घास की पट्टी डाली जाती है, घास लगाई जाती है, तब विकसित की जाती है। इससे आपका जो है ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन निकलेगा कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में जो कैसी कृषि की जाती है। तो यह जो की जाती है कैसी, जो देखिए कि पट्टिका कृषि की जाती है। क्या किया जाती है? पट्टिका कृषि जो है एक कृषि आंसर होगा। ठीक है, पट्टिका कृषि की जाती है। फिर ये आपसे पूछेगा कि पट्टिका कृषि में इसके बीच में क्या लगाया जाता था? घास की पट्टियाँ लगाई जाती है, घास की पट्टियाँ लगा। आप क्या करिए कि अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम बताते हैं उसे नोट कर लिया करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह चौथा प्रश्न हुआ मृदा निर्माण के कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी मिट्टी निर्माण के कारणों का उल्लेख कीजिए। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? कहा कि मृदा निर्माण के निम्नलिखित कारक है। मिट्टी निर्माण के निम्नलिखित कारक है। पहला चट्टान का टूटना। पहला क्या? चट्टान, जलवायु, खनिज कण, वनस्पतियाँ, जैव पदार्थ, समय इत्यादि। इस सभी कारणों से जो है मिट्टी का निर्माण होता है। इस सभी कारणों से क्या होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, जे देखिए करा कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य के नाम बताएं और इनका मृदा में कौन कौन सी फसल लगाई जाती है ये बताना वो आपका नाम है। ठीक है, तो देखिए करा जलोढ़ का राज्य है, जहाँ जहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उसका नाम है बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक इत्यादि राज्य में जो है इत्यादि राज्य में जो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, अब कह रहा है मिट्टी में जो जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? तो गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का इत्यादि फसलें लगाई जाती हैं जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कि जलोढ़ मिट्टी जो है किस किस राज्य में पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी जो पाया जाता है वह जलोढ़ मिट्टी किस किस राज्य में पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी देख लीजिए कहाँ कहाँ पाया जाता है। कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, इस सभी में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसमें जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख फसल है कौन कौन? तो गन्ना है, चावल है, गेहूँ है, मक्का है इत्यादि फसलें जो क्या है ये जलोढ़ मिट्टी में लगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। छठा प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी या मृदा से आप क्या समझते हैं? इस मृदा में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? ये प्रश्न है। आइए कह कि नदियों के जल द्वारा बहकर आई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसमें इस मृदा में गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का इत्यादि फसलें लगाए जाते हैं। यानी जो नदी के द्वारा जो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान बहकर आते हैं, पानी के साथ मिट्टी कटता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, उस मिट्टी को जो बोला जाता है जलोढ़ मिट्टी। और वो मिट्टी जो है नया होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसमें नमी की क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसलिए फसल भी बहुत अच्छा से उसमें उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन करा जी देखिए कि खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। माने खादर और बांगर मिट्टी किसे कहते हैं उसे अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए क्या करा है कि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। ठीक है, समझ गए?
करा कि खादर और बांगर और मिट्टी में अंतर स्पष्ट है। तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं हम? खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं। और नई जलोढ़ मिट्टी में जो फसल काफ़ी उपजाऊ होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में फसल कम उपजाऊ होती है। ऑब्जेक्टिव में आपका प्रश्न ये पूछेगा, डायरेक्ट पूछा हुआ भी है कि खादर मिट्टी किसे कहते हैं। तो खादर मिट्टी जो कहा जाता है नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। खादर मिट्टी किसे कहते हैं? तो नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। करा बांगर मिट्टी किसे कहते हैं? तो बांगर मिट्टी जो कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। क्लियर? यह प्रश्न ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बांगर कहा जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो खादर कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में से प्रश्न आपसे आ जाए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि देखिए, मृदा संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक है? मृदा यानी मिट्टी के संरक्षण में, मिट्टी की नमी बचाए रखने में किस प्रकार जो हमें है फसल चक्रण आवश्यक है। ठीक है, करा कि फसल चक्रण में दो खाद्य फसलों के बीच एक दलहन फसल लगाया जाता है। दलहन की फसल से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहती है, जिससे मिट्टी का संरक्षण होता है। इस प्रकार फसल चक्र मृदा संरक्षण, मिट्टी संरक्षण में सहायक होता है। ठीक है, मैंने हम समझाते हैं। अब दो फसल, अब मान लीजिए थोड़ा देर लगी कि गेहूं है और धान है, लगाएं आप गेहूं लगाएं और उसी खेत में जो है आप लगा दिए फिर दलहन फसल, जैसे मसूर लगा दिए, खेसारी लगा दिए, चना लगा दिए। उससे जो होता क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा जो है ज़मीन में आपकी मिट्टी में बनी रहती है और मिट्टी का जो संरक्षण होते रहता है, ज़्यादा नमी नहीं खींच पाता है और बना रहता है वह उस मिट्टी संरक्षण क्षमता, फसल उगाने की जो मिट्टी में क्षमता होती है बनी रहती है। उससे जो है मिट्टी का संरक्षण होता है। उसी को हम जो नियम को हम फसल चक्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 9 नंबर क्वेश्चन करा है। देखिए कि नदी घाटी परियोजना के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख कीजिए। यानी नदी घाटी परियोजना के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख कीजिए। हम नदी घाटी परियोजना से क्या क्या लाभ लेते हैं, उन्हें दो बातों को उल्लेख कीजिए आप। ठीक है, देखिए क्या करें। पहला है नदी घाटी परियोजना के दो लाभ निम्न है। पहला है बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण क्या है कि देखिए कि अगर नदी घाटी परियोजना रहेगा उससे हमें बाढ़ कम आए, यानी जो दाहड़ जो है कम आए। दूसरा, उससे जो हम विद्युत का उत्पादन करें, उससे हम क्या कर सकते हैं, विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। इसी को हम नदी घाटी परियोजना का लाभ कहते हैं या बताते हैं दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। यानी भारत का नदियाँ जो है प्रदूषण क्यों हो रहा है, उस कारण को आपको वर्णन करना। तो भारत की नदियाँ के प्रदूषण के निम्न कारण हैं। पहला कारण है कल कारखानों में अपशिष्ट पदार्थ को भी नदियाँ में बहा देना। यानी कहने का अर्थ ही हुआ कि कल कारखाना से जितना भी बेकार पदार्थ होता है उस सभी को नदी में बहा देना, ये भी एक कारण है कि नदी प्रदूषित होते जा रहा है। दूसरा कारण है कि नदियों के किनारे कूड़ा करकट आदि को बहाना। यानी नदी के किनारे आपका घर है या कुछ भी हो तो सभी को नदी में फेंक देना, पूरे गंदगी को फेंक देना, वो भी नदी के कूड़ा कचरा अपशिष्ट पदार्थ प्रदूषण होने के कारण है। तीसरा कारण है कि मृत जीव जंतुओं को नदी में फेंकना। अब देखते हो क्या है कि मृत जीव जंतु कुछ भी हो नदी में जाके हम क्या करते हैं, उसको हम फेंक देते हैं। ये भी जो है नदी प्रदूषण फैलने का एक कारण है। ये सभी जो नदी प्रदूषण फैलने का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है जो देखिए क्या कर रहा है कि जल संसाधन की उपयोग क्या है। जल संसाधन का उपयोग, हम जल का संसाधन का उपयोग किस किस कार्य में करते हैं वो पूछा। तो निम्न कारण है इसका। पहला,
पेयजल के लिए यानी जल पीने के लिए उपयोग किया जाता है, सिंचाई के लिए जल का उपयोग करते हैं यानी खेत पटाने के लिए भी उपयोग करते हैं, विद्युत उत्पादन के लिए जल का उपयोग किया जाता है, घरेलू कार्य के लिए जो है ये सब क्या है, जल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का रहा है कि नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य निम्न है। क्या क्या है ये देखिए। पहला तो ये है आपका कि सिंचाई की व्यवस्था होना। नदी घाटी जब बनता है तो घेरा पानी को हम क्या कर सकते, उससे सिंचाई कर सकते, खेत पटा सकते हैं। दूसरा, उससे विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। तीसरा, पेयजल की आपूर्ति होती है, पानी को शुद्ध करके पीने योग्य भी बनाया जा सकता है। चौथा, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन भी कर सकते हैं। पाँचवा है पर्यटन, घूमने की वह जगह है ना। छठा ये है कि बाढ़ नियंत्रण भी होता है। ये सभी जो क्या था, नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न करा कि पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है। ये पूछ रहा है कि पर्यावरण के लिए जो है वन क्यों महत्वपूर्ण है। तो पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है, ये देखिए। पहले तो पर्यावरण के लिए वन हमको बहुत इसलिए महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण के कारण ही ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि पेड़ पौधे से ही ऑक्सीजन हमें तैयार होता है, निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। तो सबसे पहला कारण तो यही हुआ। पर्यावरण को संतुलित करने के लिए किसी भी क्षेत्र में वन का 33% आवश्यक है कि अगर आप पर्यावरण को संतुलित जो रखना चाहते हैं तो आपको जो वन का क्षेत्र 33% होना आवश्यक है। वन के माध्यम से मानव एवं अन्य जीव जंतु जो है क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे से ही तो ऑक्सीजन बनते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण होते हैं, इसी के द्वारा वह ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वह ग्रहण करते हैं। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसी को क्या करता, पेड़ पौधा वह ग्रहण करता। आप जानते हैं कि भोजन जो है भोजन, पेड़ पौधे जो भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल इत्यादि ये सभी जो खनिज पदार्थ की पौधे की आवश्यकता होती है, उसी से वह अपना भोजन का निर्माण करता है। और जब भोजन प्रकाश संश्लेषण करता है तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वह ग्रहण करता है, जिससे हमें ऑक्सीजन मिल पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन क्या है, देखिए चिपको आंदोलन क्या है। कह रहा है कि चिपको आंदोलन जो कि शुरुआत 1972 ईस्वी में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में हुई थी, जिस आंदोलन के प्रेरणा सुंदरलाल बहुगुणा थे। इस आंदोलन में स्थानीय लोग पेड़ में चिपक जा कर रहते थे, पेड़ काटने का विरोध करते थे। देखिए कह रहा कि चिपको आंदोलन जो हुआ था उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड में हुआ था। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, तो चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड में हुआ था 1972 में। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि चिपको आंदोलन कब हुआ, 1972 में हुआ। कहाँ हुआ, उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड किस जिला में हुआ, तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में हुआ। एक प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि उत्तराखंड भी हो सकता है। उत्तराखंड ऑप्शन में न रहे तो उत्तर प्रदेश रहे, तो आप उत्तर प्रदेश मारिएगा कि जिस समय बंटवारा हुआ था बच्चों बाद में, और लेकिन चिपको आंदोलन हुआ था जिस समय, उस समय जो है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में शामिल था। तो ऑप्शन कभी काल उत्तर प्रदेश रहेगा तो वो मार सकते हैं अगर उत्तराखंड ना रहे तो। ठीक है, जिस आंदोलन का जो मेन प्रवर्तक थे, जो आंदोलन चलाए थे, मेन प्रमुख नेता थे सुंदर बहु गुणा थे, सुंदर लाल बहु गुणा थे। इस आंदोलन का स्थानीय लोग क्या करते थे, पेड़ को काटने नहीं देते थे, आप पेड़ में ही क्या करते थे, चिपक जाते थे, पेड़ में ही चिपक जाते थे, इसीलिए चिपको आंदोलन इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्णपाती वनों को किन्हीं 4 वृक्ष के नाम लिखिए। पर्णपाती वन जो है किन्हीं है, उन्हें 4 वृक्ष का उन्हें नाम लिखिए। तो पर्णपाती वन जो देखिए कौन कौन है, निम्न है। करब आम, कटहल, पपीता, जामुन, ये सभी जो पर्णपाती वन है, यही सब जो है इनका थे। पर्णपाती का मतलब होता है कि एक समय पत्ता को झड़ जाना, एक समय पत्ता झड़ जाना, फिर नया पत्ता को आना,
ठीक है, देखते हो कि बसंत ऋतु के समय में जो होता है सभी पेड़ जो है लगभग जो पेड़ उसका जो पत्ता होते हैं पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और फिर धीरे धीरे नए पत्ते आते हैं, उसी को हम कहते हैं पर्णपाती कहते हैं उसी को हम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर है खनिज को परिभाषित कीजिए। खनिज को परिभाषित कीजिए। ठीक है, खनिज निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को खनिज कहते हैं। जो निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? खनिज का संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, ये देखते हैं। तो खनिज का जो संरक्षण होना, इसका प्रबंधन होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, कारण खनिज एक अनवीकरणीय संसाधन है तथा इसकी मात्रा सीमित है। बिल्कुल सही, जो खनिज संसाधन है उसकी मात्रा क्या है? सीमित है। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है, इस सभी की मात्रा क्या है? सीमित है। इसीलिए खनिज का संरक्षण आवश्यक है। निम्न उपयोग द्वारा खनिज का प्रबंधन किया जा सकता है। खनिज का उपयोग जो है जो कैसे कर सकते हैं? तो खनिज का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। मैंने अपने दिमाग से अच्छा से उपयोग किया जा सकता है। इसे बचा बचा के उपयोग अब इसे कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसका कह रहा है कि खनिज के दोहन पर नियंत्रण किया जा सकता है। मानी जो बेकार वस्तु जो कि करना उपयोग कितना कर रहे हैं, कितना नहीं वेस्ट कर रहे हैं, उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है खनिज के सस्ते विकल्प का खोज करना। कैसे खनिज जो सस्ते विकल्प से खनिज का खोज करना, वो सभी तरीके से आप खनिज को आप बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है 19 नंबर कि झारखंड के मुख्य लौह अयस्क खनन के केंद्र के नाम बताइए। ठीक है, देखिए कौन कौन है। कहा कि झारखंड के प्रमुख अयस्क का नाम जो है निम्नलिखित है। पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम, वहाँ झारखंड में पाया जाता है। पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम, पलामू जो है, पलामू, धनबाद, ये सभी जो वहाँ का जो प्रमुख जो है खनन है, उपयोगी पद्धति है। 20 नंबर है कि मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो करा मैग्नीज का उपयोग कीटनाशक दवा यानी बैटरी, पेन, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में जो है मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। क्लियर। तो आज ज्योग्राफी का हम 20 क्वेश्चन और हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन कवर किए हैं। इम्पोर्टेंट सभी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।